वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। ये लिखी गई है विलियम बटलर यीट्स के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 आयरलैंड में और इनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 फ्रांस में। ये न सिर्फ एक आयरिश पोइट रहे हैं बल्कि 20th सेंचुरी के फॉरमोस्ट मतलब जो मेन थे या अव्वल दर्जे के थे उन फिगर्स में से एक रहे हैं। इन्हें 1923 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है लिटरेचर में। ए पोएम फॉर माय डॉटर जो पोएम है विलियम बटलर यीट्स की, ये 1919 में लिखी गई और पब्लिश हुई 1921 में उनके कलेक्शन माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। पोएम का जो टाइटल है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, उसका मतलब है मेरी डॉटर या पुत्री के लिए। ए प्रेयर मतलब प्रार्थना या फिर कोई विश, जो कि पॉइट के पर्सनल अटैचमेंट को दिखाती है उसकी डॉटर के प्रति। ये लिखी गई एन ने उसकी डॉटर के लिए, जिसको जन्म दिया था उसकी वाइफ जॉर्जी हाइड लीज ने। यीट्स ने इससे शादी की थी जब इसका प्रपोजल 1916 में मॉड गॉने ने रिजेक्ट कर दिया था। यीट्स ने ये पोएम लिखी जब वो एक टावर थॉर वैली में रह रहा था एंग्लो आयरिश वॉर के टाइम पर, और 2 दिन बाद उसी टाइम एने का जन्म हुआ 26 फरवरी 1919 में। ये जो पोएम है वो यीट्स के कॉम्प्लिकेटेड व्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती है, जो कि आयरिश नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद के बारे में है। इस प्रकार से ये जो पोएम है वो मॉडर्निस्ट पोइट्री का इम्पॉर्टेंट वर्क मानी गई है। तो शुरू करते हैं अब इस पोएम का एनालिसिस लाइन बाय लाइन। Once more the storm is howling and half hid under this cradle hood and covered lid my child sleeps on। पॉइट कहता है एक बार जब स्टॉर्म की तेज आवाज आई तो इस क्रेडल हुड का मतलब है फ्लेक्सिबल जो कवर है पालने का, और कवर लिड का मतलब है बेड कवर या चादर। तो उसके नीचे मेरी हाफ हिड मतलब आधी छुपी हुई या आधी दुबकी हुई बेटी सोई हुई थी। देयर इज नो ऑब्स्टेकल बट ग्रेगरीज वुड एंड वन बेयर हिल। यहाँ पर कोई ऐसी ऑब्स्टेकल या बाधा नहीं थी जो कि तूफान की तीव्रता को कम कर सके। केवल तूफान के रास्ते में ग्रेगरी स्टेट जो है उसके चारों ओर का जंगल और एक पहाड़ी बेयर हिल, सिवाय एक हिल के कोई भी चीज नहीं थी जो इस तूफान की तीव्रता को कम कर सके। वेयर बाय द हेस्टेक एंड रूफ लेवलिंग विंड ब्रेड ऑन द अटलांटिक कैन बी स्टेड। हेस्टेक का मतलब है घास के गट्ठर या गठरी से। तो जो घास के गट्ठर हैं वो छत से नीचे गिर गए, इतना तेज तूफान था। और ये जो तूफान था वो ब्रेड मतलब जन्मा था या फिर उठा था अटलांटिक महासागर से और ठहरा हुआ था और देश को झकझोर के रख दिया था इसने। And for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind। लगभग 1 घंटे के लिए पॉइट ने वॉक की और प्रेयर करी, क्योंकि जो उसका माइंड था वो ग्लूम या निराशा में डूबा था। कई प्रकार की बातें उसमें चल रही थी, जबकि देखा जाए तो उसकी जो बेटी है वो बिल्कुल आराम से सो रही थी। अब इस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ सिंबल्स को समझ लेते हैं ताकि हम पोएम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। पोएम का इंस्पिरेशन देखा जाए, प्रेरणा स्रोत देखा जाए तो वो है आयरलैंड का बलीली कासिल टावर, और जो ग्रेगरी वुड है उसे मतलब है साम्राज्य या स्टेट ऑफ ग्रेगरी वुड, मतलब जो आयरिश नेशनलिस्ट या फिर आयरिश राष्ट्रवादी थी ग्रेगरी वुड, उससे संबंध है इसका। और जो तेज तूफान आया है, स्टॉर्म आया है, वो मॉड गॉने के नेतृत्व में आयरलैंड में जो उथल पुथल उठी थी उसको दिखाता है। मॉड गॉने ने इंटेलेक्चुअल लोगों को क्रिटिसाइज किया था और ग्रेगरी वुड ने फेवर किया था इंटेलेक्चुअल लोगों का या बुद्धिजीवी वर्ग का। I have walked and prayed for this young child an hour and heard the sea wind scream upon the tower। कवि कहता है कि वह बेचैनी के साथ 1 घंटे से टहलता हुआ अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा है, विशेष कर रहा है, और हियर करता है या सुनता है सी विंड स्क्रीम्स को, मतलब जो साए साए की आवाज़ है उसको सुनता है, जो कि टावर तक आसानी से सुनाई दे रही है। एंड अंडर द आर्चेस ऑफ द ब्रिजेस एंड स्क्रीम इन द एल्म्स अबव द फ्लोडेड स्ट्रीम। यहाँ पर एल्म्स एक ट्री का नाम है और फ्लोडेड ट्री का मतलब जब बारिश होती है तो जैसे नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं या फिर उनमें एक तरीके का उफान आ जाता है, उससे मतलब है इसका। ब्रिजेस मतलब पुलों के नीचे, आर्चेस महराबों में ये साए साए कर रहा है ये जो तूफान है इसकी आवाज़। और बाढ़ की धाराओं के ऊपर जो खड़े हुए हैं एल्म्स जो ट्री है
उसमें और कुंजों में आवाज के साथ बहे जा रहा है ये तूफान। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम। रेवरी बोला गया है दिन के स्वप्न को या फिर दिवा स्वप्न को। ये जो तूफान है वो इमेजिन करने के लिए, कल्पना के लिए, और एक्साइटेड रेवरी मतलब उत्तेजित दिवा स्वप्नों के लिए विचार करने को हमें मजबूर कर देता है, जो कि फ्यूचर ईयर्स मतलब जो भविष्य के आने वाले वर्ष हैं उनके आह्वान या फिर बुलावे के फलस्वरूप उग्र तूफान जो अटलांटिक महासागर से उठा है उसकी अज्ञानता के कारण निकले हैं। मतलब अभी किसी को पता नहीं है ये जो तूफान है कितना नुकसान किसी को पहुंचाएगा और कौन अलाइव रहेगा, किस प्रकार की सिचुएशन होंगी। तो इस तरीके से ये हमें मजबूर करता है बहुत सारी कंडीशंस को सोचने के लिए। डांसिंग टू ए फ्रेंजिड ड्रम आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। फ्रेंजिड का मतलब होता है ऑलमोस्ट मैड स्टेट, मतलब उन्माद या पागलपन की अवस्था। ढोल की थाप पर या फिर जो आवाज होती है उस पर जो नृत्य जनजातियां होती हैं, डांस करने वाली जो ट्राइब्स होती हैं, वो उन्माद के साथ या पागलपन के साथ मस्ती करते हैं या नृत्य करते हैं। और यही चीजें हैं जो तूफान की भयावहता या फिर रौद्र रूप को दिखाती हैं। यहाँ पर जो सी या समुद्र है उसको भी विनाशकारी रूप में दिखाया गया है, लेकिन फिर भी वो इनोसेंस का भाव रखता है, क्योंकि जो समुद्र है वो पर्सनली किसी के लिए इल मतलब बुरी भावना को नहीं रखता है, किसी को नुकसान पहुंचाने की। मतलब ये है कि हाँ जो समुद्र है वो विनाश का कारण तो बन रहा है, लेकिन उसने खुद से तो ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी है, जो चीजें हैं वो साइंटिफिक हैं। तो इस तरीके से जो समुद्र है वो इनोसेंस का या मासूमियत का भाव रखता है। मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट। स्ट्रेंजर्स आई को यूज करके यहाँ पर पॉइंट की ओर ही संकेत किया गया है, और डिस्ट्रॉट का मतलब होता है परेशान या तकलीफ का कारण बनना। पॉइंट की इच्छा है कि उसकी बेटी एक सुंदर महिला के रूप में बड़ी हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वो अपनी गरिमा और शिष्टता को खो दे। मतलब ऐसा ना हो वो किसी झूठे प्रेम जाल में फंस जाए और वो खुद भी पीड़ा को सहे। और स्ट्रेंजर्स आए मतलब जो पॉइंट है उसकी ओर संकेत किया है कि उसकी डिस्ट्रॉट मतलब तकलीफ या परेशानी का कारण वो बने। और हर्स बिफोर ए लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच कंसिडर ब्यूटी ए सफिशिएंट एंड। पॉइंट ये भी नहीं चाहता कि उसकी बेटी इतनी अधिक सुंदर हो कि जब वो ग्लास या शीशे में खुद को देखे तो अपनी ब्यूटी या सुंदरता के ख्यालों में ही खोई रहे और ब्यूटी को ही सफिशिएंट एंड मतलब सुंदरता को ही पर्याप्त समझने लगे। Lost natural kindness and maybe the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend। तो इस तरीके से अगर वो खुद की खूबसूरती पर घमंड करने लगेगी तो वो नेचुरल काइंडनेस को खो देगी और बिना काइंडनेस के वो परिस्थिति या सिचुएशन के हिसाब से ढल नहीं पाएगी। हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी जो होती है, जो दिल खोलने वाली घनिष्ठता होती है, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए सही क्या है गलत क्या है उस चीज़ को वो जान ही नहीं पाएगी, और इसी कारण वो कभी भी एक सुटेबल लाइफ पार्टनर या फ्रेंड को नहीं प्राप्त कर पाएगी। हेलेन बीइंग चोजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम ए फूल। हेलेन जो है वो ट्रोजन वार का कैरेक्टर है और अपनी बात को समझाने के लिए उसने हेलेन का एग्जाम्पल लिया है, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मानी गई है ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। हेलेन जो थी वो कार्थेज की महारानी के रूप में सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि उसने तब अपनी जो लाइफ को फ्लैट और डल पाया, नीरस पाया, और वो ट्रॉय के प्रिंस के साथ पेरिस भाग गई। इस तरीके से वो ग्रीक के लोगों और ट्रोजन्स के बीच परेशानी का कारण बनी, और इस तरीके से जो उसकी ब्यूटी थी वो श्राप बनी खुद के लिए भी और दूसरों के लिए। तो यही चीज़ वो अपनी बेटी के लिए नहीं चाहता। While that great queen that rose out of the spray being fatherless could have her way, yet choose a bandy-legged smith for man। अब पॉइंट सेकेंड एग्जाम्पल देता है अपनी बात को समझाने के लिए ग्रेट क्वीन का, जो कि सुंदरता और प्रेम की देवी के लिए रेफर है, जिसका नाम है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट जो सौंदर्य और प्रेम की देवी थी ग्रीक माइथोलॉजी में ग्रेट क्वीन माना गया है, वो भी खुद का विनाश का कारण खुद ही लाई। ये समुद्र की जो लहरें होती हैं उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी, फादरलेस थी, इसके फादर नहीं थे, और ये अनुशासनहीन थी अपने पागलपन के कारण और सनक के कारण, और सनक के कारण ही इसने बैंडी मतलब एक लंगड़े देवता हेफेस्टस से शादी करी, जो कि लुहार का देवता था।
लेकिन वो इनडिसिप्लिन या फिर अनुशासनहीन थी। इसी कारण उसने शादी के बाद भी लव अफेयर रखा एक अनोदर गॉड के साथ। इस तरीके से वो भी खुद के दुखों का कारण खुद ही बनी। इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन ईट ए क्रेजी सैलेड विद देयर मीट वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन। पॉइंट कहता है कि वो वुमेन जो अपनी ब्यूटी से ऑब्सेस्ड मतलब विचलित हो जाती हैं, वो अपने भोजन के साथ सन की सलाद भी खाती हैं। इसका मतलब है अपवित्र होती हैं और खुद का विनाश कर लेती हैं, क्योंकि वो जो भी कार्य करती हैं अपनी सनक में करती हैं और उसका जो परिणाम होता है प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी मतलब पर्याप्तता और संपन्नता जो होती है डिजास्टर या विनाश की तरफ चल जाती है इस तरीके से। और ये चीज़ें हॉर्न ऑफ प्लेंटी की तरह अनडन मतलब बिगड़ी हुई लगती है। हॉर्न ऑफ प्लेंटी जो है ये भी एनिशियंट माइथोलॉजी से लिया गया है ये वर्ड, जिसमें एक बकरे को फ्लावर फ्रूट और कॉर्न जो भी चीज़ें हैं उनसे सजाया जाता है, उस पर लगा दी जाती हैं। इस तरीके से जो बकरा है वो अजीब सा दिखता है और ये सारी चीज़ें उसको सूट नहीं करती हैं। इसी तरीके से विमन का पेट है, हेलेन का, एफ्रोडाइट का, जो कि फेवरेबल या फिर अनुकूल नहीं है कंडीशंस के प्लेंटी और प्रॉस्पेरिटी के।